हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स की चर्चा करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्स को इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम लोग फोर्स के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं, ये कहानी बहुत पुरानी है, फिजिक्स के फादर सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 1686 की थ्योरी है। आइए हम लोग इसको बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं। मैं रंजीत कुमार, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड पार्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फोर्स। पिछले दिन हम लोग पढ़ लिए थे फोर्स क्या है, फोर्स के और एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, रिलेशन उसमें क्या है। आज हम लोग उसी में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे जनरली फोर्स दो तरह का होता है। फर्स्ट वाले फोर्स का नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकेंड वाले फोर्स का नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जनरली दो तरह से, वैसे बहुत सारे फोर्स होते हैं। एक वीक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो बहुत सारे फोर्स होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग फोर्स के टाइप दिए। जैसे स्टीफन हॉकिंग साहब का कहना था कि पूरे फोर्स को मर्ज करके एक फोर्स बनाओ, जो न्यूक्ल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, तो इस तरह के फोर्स वाले को न्यूक्लियर फोर्स बोलो, ठीक है। और जो बाहरी नॉर्मल बैकग्राउंड फोर्स लगता है उसको वीक फोर्स बोलो। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फोर्स के डिफिनेशन को अलग अलग तरह से डिफाइन किए। उसी में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें और एक होता है नॉर्मल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आखिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है। चलिए जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ टाइप्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सुंदर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और तीसरा इसका पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये तीन फोर्सेस हैं। इसमें आपको ग्रेविटेशनल का स्टडी करना है क्लास 9th में, इसके लिए एक चैप्टर है, बहुत अच्छी फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक हमें आगे क्लास में 10th क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या करेंगे। इसमें आपका है 2-3 फोर्स, बहुत अच्छा फोर्स। जैसे एक मस्कुलर फोर्स है, खास उसका कोई उतना काम है नहीं। मस्कुलर फोर्स के बाद आता है टेंशन फोर्स। यहाँ पे आपको खास बात यह है कि टेंशन, इंसान वाली टेंशन की हम बात नहीं कर रहे, टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये टेंशन फोर्स स्प्रिंग या कोई ऐसे पार्टिकल रॉड वगैरह में जिसको हम लोग टांग के रखते हैं, रॉड स्ट्रिंग वगैरह में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। इसमें एक और फोर्स आप लोग को पढ़ना है, फ्रिक्शन फोर्स। बहुत ही सुंदर फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फोर्स है ना, अगर आपसे कोई पूछे कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, घबराना नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो पार्टिकल के सरफेस के बीच में ड्यू टू कॉन्टैक्ट अप्लाई होगा। आपको दो पार्टिकल लेने हैं, दोनों पार्टिकल के सरफेस के बीच में ड्यू टू कॉन्टैक्ट जो फोर्स अप्लाइड होगा उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे देखिए टेंशन फोर्स, आपने मान लीजिए किसी पार्टिकल को इस तरह से ऐसे इसमें टांग दिया, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है रस्सी के पास में। तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी ड्यू टू कॉन्टैक्ट अगर दो पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स अप्लाइड होता है तो उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें पार्टिकल पे फोर्स तो लगेगा लेकिन पार्टिकल के बीच में किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप विचार करिए, धरती किसी पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो जब धरती किसी पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर खींचती है तो अर्थ और पार्टिकल के बीच में फोर्स अप्लाइड होता है, बट अर्थ कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगाती है। ऐसा नहीं है कि अर्थ इसमें से अपना पोछी निकाल के इस पार्टिकल को खींच ली, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा अर्थ इस पर फोर्स लगाता है। इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है।
यानी विदाउट कांटेक्ट अगर दो पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। दोनों डिफाइन हो गए। कांटेक्ट फोर्स में ड्यू टू कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स में विदाउट कांटेक्ट, यानी बिना फिजिकल कांटेक्ट के अगर दो पार्टिकल आपस में फोर्स लगा रहा है तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकल के द्वारा लगाया गया फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब देख लीजिए कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हम लोग टेंशन फोर्स समझेंगे। समझिए टेंशन फोर्स क्या है, व्हाट इज टेंशन। अगर आप किसी पार्टिकल को किसी स्ट्रिंग के माध्यम से इस तरह से इसको फ्रीली सस्पेंसेड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो पार्टिकल के नीचे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, और पार्टिकल के ऊपर यानी इस स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलेंगे। टेंशन फोर्स में दो चीज़ का ध्यान रखना है कि टेंशन फोर्स लगता कहाँ है। तो टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम मास लगता है, माने पार्टिकल के मास से थोड़ा सा दूर लगता है। जैसे कि पार्टिकल का मास मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये जो टेंशन फोर्स है ये यहाँ पे लगेगा। दूसरी बात आपको समझना है कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो ज़्यादा कुछ समझना नहीं है आपको। कोई भी पार्टिकल जो है नीचे की ओर अपना वेट फोर्स लगाता है, उसको आप लोग वेट कहते हैं। तो अगर पार्टिकल नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, इसको धरती नीचे की ओर खींच रही है और ये पार्टिकल नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर में भी कोई इसको उतना ही बैलेंस से फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग पर लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स में कुछ चीज़ों को याद करिएगा। टेंशन फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए नीचे की ओर लग रहा है, तो ये टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह के पार्टिकल को बांध के खींच रहा है, देखिए ये वाला पार्टिकल को बांध के खींच रहा है। सपोज करिए व्यक्ति इधर की ओर पार्टिकल को खींच रहा है, इसका मास m1 है, तो इसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा। तो आपको क्या लेना है, अवे फ्रॉम मास, यानी मास से थोड़ा सा दूर लेना है। तो पार्टिकल का मास यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल से थोड़ा सा दूर लेंगे, यानी जो हमारा टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा। हम स्ट्रिंग को खींचेंगे, स्ट्रिंग जो है ये पार्टिकल को खींचेगा, तो स्ट्रिंग और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो टेंशन फोर्स होगा। अगर मान लीजिए हम दो या दो से अधिक पार्टिकल ले लेते हैं, सपोज करिए हम दो पार्टिकल, एक ए और एक बी पार्टिकल ले लिए। देखिए अब ए पार्टिकल में बी पार्टिकल को ऐड कर दिया, यानी ए पार्टिकल की ए स्ट्रिंग से पार्टिकल बी को हम लोग ऐड किए, जोड़ दिए, कॉन्टेक्ट मिला दिए। तो अब हम इसको इधर की ओर खींचेंगे, तो टोटल टेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लगेगा अवे फ्रॉम मास। देख लीजिए अगर ए वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर लगेगा, लेकिन ए वाला पार्टिकल अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन ध्यान देके समझना है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होता है ना, पार्टिकल से थोड़ा सा हम लोग दूर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिए यहाँ पर एक फोर्स लगा के पार्टिकल को इधर की ओर खींच रहा था, तो ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग पर जो फोर्स लग रहा था वो यहाँ पे लग रहा था। अगर आपको समझने में जहाँ तकलीफ हो तो डायरेक्शन में एक एरो दीजिएगा, और जहाँ पे आप एरो दीजिएगा वही एरो के आप एरो को आप कॉन्टेक्ट फोर्स मान लीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई पार्टिकल बांध के लटकाया रस्सी के नीचे, और मास से थोड़ा ऊपर हम पॉइंट ले रहे हैं, तो ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है एरो का, ये टेंशन फोर्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेंशन फोर्स के डायरेक्शन को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टेंशन फोर्स के साथ साथ हम लोग को एक और फोर्स पढ़ना है, नॉर्मल फोर्स। ध्यान देकर देखिए सबसे अच्छी फोर्स है, अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़े तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कोई पूछेगा व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला एक कांटेक्ट फोर्स है। एक ऑर्डिनरी कांटेक्ट ही लगता है 99% चांसेस में, कभी कभी फ्रीली यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आ जाता है, नहीं तो ज़्यादातर स्थिति में, ज़्यादातर सिचुएशन में ये जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट ही फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स कैसे काम करेगा, मान लीजिए आप एक टेबल पे कोई पार्टिकल को रखे हुए इस तरह से, पार्टिकल का फोर्स नीचे mg लग रहा है, पार्टिकल गिर तो नहीं रहा है। अगर फोर्स नीचे mg लगता तो पार्टिकल को गिरना चाहिए था, यानी पार्टिकल नीचे नहीं गिरा, इसका मतलब पार्टिकल को कोई ऐसा फोर्स है जो ऊपर की ओर बैलेंस कर रहा है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई अदर फोर्स उसे बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण पार्टिकल नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो पार्टिकल को बैलेंस कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स।
यानी नॉर्मल फोर्स हमेशा पार्टिकल के सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाइड होता है। जैसे आपको हम इस तरह से सरफेस दें तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इस टाइप से लगेगा। अगर हम आपको इस तरह से दें तो आप इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है ना, वो पार्टिकल के हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स होता है। इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। दूसरे भाषा में इसे और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अर्थ किसी पार्टिकल पर अगर फोर्स लगाती है, मान लीजिए इस तरह से लगाती है, तो अर्थ जब भी किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाती है तो सेंटर से लगाती है ड्यू टू सरफेस। अब आप यहाँ पे पार्टिकल को रख दिए तो अर्थ यहाँ से फोर्स लगाएगी, यहाँ पे पार्टिकल को रख दिए तो अर्थ यहाँ पे फोर्स लगाएगी। तो ये जो फोर्स लगेगा ये पार्टिकल के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। बस ये परपेंडिकुलर वाले फोर्स को आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग फिजिक्स में उसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। वीक फोर्स का मतलब आप समझते हैं, वैसा फोर्स जिसका वैल्यू बहुत कम हो। वीक फोर्स के कैटेगरी में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग वीक फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को भी वीक ही फोर्स बोलते हैं, क्योंकि दुनिया के हर पार्टिकल में देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, यानी न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये बहुत अच्छी थ्योरी है, ये बाद की थ्योरी है। ऐसे तो फोर्स कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट बहुत पहले आ गया था, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स मॉडर्न फिजिक्स की बात है, ये बहुत बाद में आया था। 1905 के बाद की बातें हैं ये सब। तो ये हम लोग समझ गए। अब देखिए कांटेक्ट समझ गए हम लोग, नॉन कांटेक्ट में आएंगे। नॉन कांटेक्ट में हमें ज़्यादातर ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करना है। वैसे हम ये दोनों बता देते हैं, लेकिन आपको आगे क्लास में पढ़ना है। देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अभी आपको डिफिनेशन हम बता दिए थे कि अगर दो पार्टिकल के सरफेस के बीच में बिना कांटेक्ट का कोई फोर्स लग रहा है, बिना कांटेक्ट का कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो आप उसे आराम से नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो पार्टिकल के बीच में अप्लाइड तो होता है, लेकिन किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बोले, मान लीजिए एक पार्टिकल m मास का है और इसको हम लोग धरती की ओर गिरा रहे हैं, तो धरती से फोर्स लगा रही है ड्यू टू सेंटर की ओर लगा रही है। अब आप विचार करिए, अर्थ इस पे जो फोर्स लगाया है वो बिना कॉन्टैक्ट का लगाया है, विदाउट कॉन्टैक्ट लगाया है, जिसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो पार्टिकल के बीच में, ठीक है, सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ड्यू टू मास से सप्लाइड होता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। ये भी कुछ ऐसा ही फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में बिना किसी कांटेक्ट का फोर्स अप्लाइड करता है, बिना किसी कांटेक्ट। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज A है और एक यहाँ पे चार्ज B है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। अगर बहुत करीब इसको रखेंगे ना तो बिना संपर्क के, बिना कांटेक्ट के A वाला चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से अगर बिना कांटेक्ट का दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्सन या अट्रैक्शन कोई फोर्स लगाते हैं, तो हम उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट का फोर्स बच गया, मैग्नेटिक फोर्स। कुछ इसी तरह की कहानी है कि आप मैग्नेट के दो पोल को रख दीजिए, एक पोल N और एक पोल S को रख दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही N S को रखेंगे कुछ दूरी पर, तो ये जो मैग्नेटिक पोल है ना, बिना कांटेक्ट के, मतलब बिना एक दूसरे से चिपके आपस में फोर्स अप्लाइड कर लेंगे, मतलब ये वाला इस पर फोर्स अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अब तीनों डिफिनेशन एक बार ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दो यूनिवर्सल पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है ड्यू टू मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। ये जो तीनों फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के रूल को फॉलो करते हैं, मतलब ए वाले रूल को फॉलो करते हैं। मतलब इनका कहना है कि ये जो तीनों फोर्स है ना, जब भी दो पार्टिकल के बीच में अप्लाइड होगा तो उनमें कुछ न कुछ डिस्टेंस चाहिए। अगर डिस्टेंस नहीं है तो फिर तो कांटेक्ट हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट तो रहेगा नहीं। इसलिए नॉन कांटेक्ट होने के लिए दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस चाहिए, और इसी डिस्टेंस वाले रूल को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का रूल, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आगे आप पढ़ेंगे तो ये वाला आपको तीनों, यानी कि 1 2 3 जो नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप है, वो तीनों टाइप में ये वाला पार्ट्स को ऐड किया जाएगा सेकेंड लॉ के रूप में। तो इस तरह से हम लोग फोर्स के टाइप को समझे, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को ऑर्डिनरी जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। बहुत सारे फोर्स होते हैं, 20-22 अगर स्टडी करते रहे तो हम लोग को ख़त्म ही नहीं होगा। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग इस तरह समझ गए।
अब ध्यान दे के देखिए, थोड़ा सा इसमें टेंशन में बच्चा को दिक्कत होता है। टेंशन फोर्स थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता देते हैं आप लोग। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन निकालना आप सीख गए, टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखे। जैसे खास करके टेंशन फोर्स लिफ्ट में पूछता है, लिफ्ट LIFT लिफ्ट में, फिफ्थ लिखा गया LIFT लिफ्ट में, खास करके लिफ्ट के लिए। लिफ्ट जो है टेंशन फोर्स पे काम करती है। कोई पूछेगा क्यों भाई, तो लिफ्ट में एक स्ट्रिंग होती है, देख के ध्यान देंगे, और एक लिफ्ट का एक बॉक्स होता है जिसमें आदमी बैठ के या खड़ा होकर ऊपर चढ़ता है। तो स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगेगा उसको आप टेंशन फोर्स बोलेंगे। स्ट्रिंग लिफ्ट को ऊपर टांगे हुए है, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब नीचे से कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो नीचे से जो फोर्स बैलेंस करेगा लिफ्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे mg, वेट। ठीक है, अब देखिए जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जैसे लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी लिफ्ट जो अपने पुली पर फोर्स लगाएगी उसको हम लोग बोलेंगे F। तीनों समझ लीजिए बढ़िया से। टोटल फोर्स F लगेगा लिफ्ट के स्ट्रिंग पर। अगर लिफ्ट ऊपर या लिफ्ट नीचे आ रही है तो ड्यू टू स्ट्रिंग कांटेक्ट में है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा स्ट्रिंग फोर्स को हम लोग टेंशन बोलेंगे। अगर लिफ्ट को नीचे की ओर कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है तो वो वेट बैलेंस कर रहा है, तो वह वेट वाली जो फोर्स है उसको हम लोग mg लेंगे। तो इन तीनों सिचुएशंस में आप ध्यान दे के देखें तो टेंशन फाइंड होगा। अगर आपको लिफ्ट में टेंशन पूछे कभी भी तो ध्यान रखना है, दो ऑर्डिनरी चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, टेंशन और वेट में एक ऐसा संबंध है, देखिए ध्यान दें, आप पर डे अपने लाइफ में टेंशन को और वेट को यूज करते हैं। अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा भारी है, ऑफकोर्स आपसे नहीं टंगाएगा, यानी उस पर आप टेंशन फोर्स नहीं लगा सकते हैं, कम लगेगा आपसे। अब अगर आप किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर टांग रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, ऑफकोर्स वो भारी कम है। तो अगर पार्टिकल का वेट ज़्यादा होगा तो टेंशन कम होगा, अगर पार्टिकल का टेंशन कम होगा तो वेट ज़्यादा होगा। ध्यान दे के समझिए, अगर पार्टिकल में वेट कम है तो टेंशन ज़्यादा लगेगा, अगर पार्टिकल में टेंशन आप ज़्यादा लगा रहे हैं इसका मतलब कि पार्टिकल का वेट कम है। तो जो सिचुएशन आपके पास रहेगा, जैसे वेट ज़्यादा रहेगा तो वेट को पहले लिख दीजिएगा, टेंशन को बाद में लिखिएगा, और वेट को टेंशन से घटाने के बाद जो टोटल आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। जैसे आप विचार करिए, कोई एक पार्टिकल है मेरे पास, समझ लीजिए कि लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक इसकी पुल्ली है। तो लिफ्ट के नीचे का जो वेट है वो mg है, लिफ्ट में जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स T है, और लिफ्ट को जो मूव कराने में फोर्स हेल्प कर रहा है वो F बराबर ma है। अब आप ध्यान दे के देखिए, लिफ्ट कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी लिफ्ट ऊपर की ओर जाए इसका मतलब टेंशन लिफ्ट में ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप टेंशन लिख लीजिएगा, टेंशन, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, टेंशन ज़्यादा है, इसका मतलब वेट कम है, तो वेट को इसमें से माइनस कर दीजिएगा आप, बराबर ये जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा, कुछ ज़्यादा भार नहीं है। आप आराम से लिफ्ट के टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए, टेंशन को हमने T लिख दिया और वेट को W लिख दिया और F को F लिख दिया, फोर्स को F लिख दिया। अब हम लोग को टेंशन निकालना है तो T W, किसी भी पार्टिकल के नीचे वाला जो फोर्स है उसको हम लोग वेट बोलते हैं। यानी धरती अगर किसी पार्टिकल पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दे या सेंटर ड्यू टू सेंटर फोर्स लगा दे तो फोर्स हमारा वेट बन जाता है। तो हम इसकी जगह पर mg लिख देते हैं, बराबर लिफ्ट अगर मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि मास के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हम लोग F बराबर ma लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद वाला पार्ट हम लोग को टेंशन फाइंड करना है, T फाइंड करना है, हम mg को उधर भेज देंगे, तो T बराबर हो जाएगा ma पहले से है और mg इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए T बराबर ma, m दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट चीज़ को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस g बचेगा। अगर लिफ्ट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, तो लिफ्ट में टोटल जो टेंशन मिलेगा आपको वो मिलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी। याद रखना है आपको, लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को ऐड करके मास से गुना कर देंगे तो हम लोग को सीधा सीधा स्ट्रिंग का टेंशन मिल जाएगा, लिफ्ट के स्ट्रिंग का टेंशन मिल जाएगा। अब मान लीजिए लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, दो डायरेक्शन में लिफ्ट मूव करती है, एक बार ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि एक बार नीचे भी आना पड़ेगा इसको। अब सपोज करिए कि लिफ्ट नीचे आ रही है, ये आपका लिफ्ट नीचे mg ही लगेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, स्ट्रिंग पे आपका टेंशन T लगेगा, ये जो यहाँ पर पुली है इस पर फोर्स F लगेगा।
अभी हमने क्या समझाया आपको, पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब टेंशन उसमें ज़्यादा है, तो हम लोग वेट को माइनस कर लेंगे। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है इसका मतलब फ्रीली टेंशन है, तो वेट ज़्यादा है, तो अब हम वेट से टेंशन को माइनस कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक और फार्मूला आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि टोटल वेट जो है ना वो W है लिफ्ट का टेंशन T है, लिफ्ट का फोर्स जो है ना F बराबर A में है। अब आप विचार करिए लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो वेट ज़्यादा, वेट पहले टेंशन बाद में, और वेट माइनस टेंशन का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो हमने F लिख दिया। F बराबर W बराबर mg माइनस टी और F बराबर ma। हमें यहाँ भी टेंशन ही फाइंड करना है, तो T को हम आगे लेके चले जाएंगे, ये T माइनस से प्लस हो जाएगा, तो mg पहले से है और माइनस ma और बराबर T। अब इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो m कॉमन हो जाएगा और g माइनस से। एक खास बात यहाँ याद रखना है आपको, ओलंपियाड वगैरह में ज़्यादातर पूछता है ये क्वेश्चन। क्या है खास बात वो समझिए। खास बात ये है कि हमेशा लिफ्ट में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटी के वैल्यू से कम होना चाहिए। यानी हमारे अर्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो लिफ्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो या तो 9.8 या 10 से कम होना चाहिए। अगर गलती से हम लोग लिफ्ट का ऑपरेटर अगर ए का मान जी के मान से ज़्यादा कर देगा, तो जैसे ही लिफ्ट ज़मीन पे बैठेगी आपका सर यानी आपका जो माथा है वो लिफ्ट के छत से जाकर टकराएगा। तो हमेशा ध्यान रखना होता है हम लोग का कि हम जो लिफ्ट में ग्रेविटी का वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू ले रहे हैं, वो ग्रेविटी से कम होना चाहिए, यानी ग्रेविटी ग्रेटर होना चाहिए एक्सेलरेशन से, तो ही लिफ्ट आपको कंफर्टेबल ज़मीन पे रखेगी। नहीं तो अगर मान लीजिए एक और सवाल कभी कभी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लिफ्ट का रस्सी अगर टूट जाए, कोई बात नहीं, लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा तो फ्रीली सस्पेंसेड लिफ्ट नीचे गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्थिति में पूरे लिफ्ट के सहित व्यक्ति का जो भार हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा। एक कंडीशन आपके साथ होता है, कभी आप इलेक्ट्रिसिटी वाला झूला झूलते हो तो देखो ध्यान देके भाई, अगर आप ऊपर जा रहे हो झूले के डायरेक्शन से तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप झूले के डायरेक्शन से नीचे आ रहे हो ना तो आपको ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर में कुछ नहीं है। घबराने की बात नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ जब पार्टिकल फ्रीली नीचे आता है तो भारहीनता हो जाती है, वेटलेस हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग वेटलेस बोलते हैं। तो सेम चीज़ यही होगा, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट और लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति का जो टोटल मास है ना, सॉरी टोटल जो वेट है वो थोड़ा देर के लिए 0 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ज़मीन पर एकाएक अचानक से पटकाएगा, ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, आदमी छत फाड़ के बाहर चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन स्थिति है, पोजीशन है, वो ग्रेविटी से कम होना चाहिए, यानी 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग टेंशन फाइंड कर सकते हैं इन लिफ्ट। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ लिफ्ट ही पढ़ना है 9th क्लास में, ये भी किसी बुक में है। तो हम लोग इस तरह से टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। टेंशन के डायरेक्शन को समझ लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन के डायरेक्शन को समझने के लिए आपको खास करके नॉर्मल फोर्स ज़्यादा समझना होता है, आपको हमने नॉर्मल फोर्स बता दिया। तो इस तरह से आज जो टाइप्स ऑफ फोर्स थे वो आपने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।